14 सितंबर 2018 सुबह का वक्त, घड़ी में करीब 9:30। तेलंगाना के नलगोंडा जिले का मिर्यालगुडा शहर अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा है। एक अस्पताल है जहां रोज की तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है। कुछ मरीज लाइन में खड़े हैं और कुछ दवा की दुकानों के बाहर खड़े हैं और कुछ अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। उसी भीड़ में एक लड़का है जिसकी उम्र मात्र 24 साल है, जो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ अस्पताल से बाहर निकल रहा है। लड़के का नाम है प्रणय पेरुमल्ला। उसके साथ उसकी पत्नी अमृता और उसकी माँ भी है। पर अचानक से पीछे से एक आदमी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आदमी इसलिए खतरनाक है क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा धारदार हथियार है और अगले ही पल बिना कुछ कहे वो प्रणय पर हमला कर देता है। इतनी तेज हमला और इतने सारे वार कि अचानक आसपास के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और मात्र कुछ सेकंड्स में प्रणय जमीन पर गिर चुका है। अमृता चीख रही है, चिल्ला रही है। लोग भागते हुए अचानक से आते हैं, लेकिन तब तक हमलावर अपनी बाइक पर बैठकर भाग चुका है। इस घटना के बाद प्रणय की मौत हो जाती है। ये घटना कोई आम घटना नहीं थी। पूरे देश की नजरें इस केस पर आ गईं। क्या थी इस हत्या की वजह और कैसे एक बाप ने ही 1 करोड़ रुपए की सुपारी देकर अपनी बेटी का ही घर तबाह कर दिया। जानेंगे ये सब आज के क्राइम सीन के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। अस्पताल के बाहर हुए इस दिन दहाड़े मर्डर ने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच में साफ हो गया कि ये कोई सामान्य झगड़ा या लूटपाट का मामला नहीं है। यह एक प्लान्ड मर्डर था और कुछ ही घंटों में पुलिस की नज़र उस शख्स पर गई जिसने आगे की पूरी कहानी खोल कर रख दी। प्रणय की शादी। प्रणय एक दलित ईसाई परिवार से था और उसकी शादी अमृता से हुई थी, जो वैश्य समुदाय के एक संपन्न व्यापारी परिवार की बेटी थी। दोनों स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे और परिवारों के विरोध के बावजूद 30 जनवरी 2018 को हैदराबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद दोनों मिर्यालगुडा लौट आए और परिवार की धमकियों को देखते हुए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी। उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और उनकी पुलिस काउंसलिंग भी हुई थी, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस का सबसे बड़ा शक अमृता के पिता टी मारुति राव पर गया। मारुति राव मिर्यालगुडा के जाने माने व्यापारी थे और शुरुआत से ही इस शादी के सख्त खिलाफ थे। अब पुलिस को जल्द ही ऐसे सबूत मिलने लगे जिनसे पता चला कि ये कोई अचानक हत्या नहीं हुई, बल्कि कई महीनों से इसकी साजिश तैयार की जा रही थी। जांच में सामने आया कि जून 2018 के आसपास मारुति राव ने अपने संपर्कों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से संपर्क किया। नलगोंडा पुलिस के अनुसार 10 जुलाई 2018 को हत्या की साजिश के लिए करीब 15 लाख रुपए की पहली रकम दी गई। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल थे। मोहम्मद अब्दुल बारी, मोहम्मद असगर अली, अब्दुल करीम और बिहार का रहने वाला सुपारी किलर सुभाष शर्मा। इन लोगों ने कई बार प्रणय की रेकी की, लेकिन शुरुआती कोशिशें सफल नहीं हो पाईं। पर 14 सितंबर 2018 की सुबह आखिरकार वो दिन आ जाता है जब पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार हमलावर पहले से अस्पताल के आसपास मौजूद थे और जैसे ही प्रणय बाहर निकला, उस पर तुरंत ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस पूरे हमले का वीडियो वायरल हो गया और पूरे देश भर में गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और मामला नेशनल हेडलाइंस में आ गया। हत्या के 4 दिन के भीतर ही पुलिस ने मारुति राव समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नलगोंडा पुलिस ने उस समय बयान जारी करते हुए कहा था कि ये पूरी तरह से प्लान किया गया ऑनर किलिंग का केस है
और सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 120 बी और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इस बीच मीडिया में अमृता का बयान भी सामने आ गया, जिसमें उसने ये कहा कि मेरे पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने मुझसे शादी की थी। मुझे मेरे पति के लिए अब न्याय चाहिए। और जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात थी वो ये थी कि उस वक्त अमृता 5 महीने की गर्भवती थी। हत्या के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स, पैसों के ट्रांजैक्शन और आरोपियों की मूवमेंट खंगालनी शुरू की। धीरे धीरे यह साफ होता गया कि यह सिर्फ एक पारिवारिक गुस्से का मामला नहीं था, बल्कि पूरी तरह संगठित साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। और कुछ ही महीनों में पुलिस ने करीब 1600 पन्नों की चार्जशीट तैयार की, जिसमें साजिश की पूरी टाइमलाइन, भुगतान के रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी का फुटेज और गवाहों के बयान शामिल थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में केस शुरू होता है और कुछ आरोपियों को जमानत मिल जाती है। और फिर 2020 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस केस को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। मुख्य आरोपी मारुति राव की मौत हो जाती है। 8 मार्च 2020 शाम से रात के बीच का समय था और पुलिस रिकॉर्ड्स की माने तो उस दिन मारुति राव शहर के आर्य वैश्य भवन गेस्ट हाउस के रूम नंबर 306 में ठहरे हुए थे। वो कुछ लोगों से मिलने के बाद करीब रात 9 बजे अपने कमरे में लौटे और उनका ड्राइवर राजेश नीचे कार में ही सो गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब परिवार ने फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला तो गेस्ट हाउस के स्टाफ और ड्राइवर ने दरवाजा खोला। अंदर मारुति राव बेड पर मृत पाए गए। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कमरे से एक नोट भी मिला जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी थी और बेटी अमृता से घर लौटने की अपील की थी। ये वही मारुति राव हैं जिन्होंने अपने दामाद की हत्या करवा दी और इस पूरी हत्या के मास्टरमाइंड भी थे। मारुति राव की मौत ने इस केस को अचानक नया मोड़ दे दिया। वो इस केस के मुख्य आरोपी थे और पुलिस का दावा था कि पूरी साजिश उनके निर्देश पर ही बनी थी। उनकी मौत के बाद केस का ट्रायल बाकी आरोपियों के खिलाफ जारी रहा। पुलिस ने कहा कि साजिश के सारे तकनीकी और वित्तीय सबूत पहले ही चार्जशीट में दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए ट्रायल प्रभावित नहीं होगा। इसी दौरान अमृता का एक और बयान आता है। वो कहती है, मैंने अपने पति को खोया है और अब मेरे पिता भी नहीं रहे, लेकिन मुझे अभी भी न्याय की उम्मीद है। उस न्याय की जिसका हकदार प्रणय है, जिसका हकदार उसका बेटा है, उसकी पत्नी खुद अमृता और प्रणय की मां। इधर अदालत में केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नलगोंडा की SC/ST स्पेशल कोर्ट में 2019 से सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने करीब 100 से ज्यादा गवाह पेश किए, जिसमें पुलिस अधिकारी, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अस्पताल के कर्मचारी और प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे। कुल 47 मुख्य गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन इस केस की सबसे मजबूत कड़ी साबित हुए। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह हमलावर अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहा था और हमला होते ही कैसे वो मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की भूमिका भी स्पष्ट कर दी। सुभाष शर्मा को मुख्य हमलावर बताया, जिसने धारदार हथियार से प्रणय पर हमला किया था। मोहम्मद असगर अली और मोहम्मद अब्दुल बारी पर साजिश में शामिल होने और हमलावर को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप था। अब्दुल करीम ने मारुति राव और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के बीच संपर्क स्थापित कराया था। मारुति राव के भाई श्रवण कुमार और ड्राइवर समुद्रला शिवा ने रेकी की और मूवमेंट की जानकारी दी, जिसके लिए वो दोषी पाए गए। जांच अधिकारियों ने अदालत में कहा कि यह हत्या अचानक नहीं हुई थी, बल्कि कई महीनों की प्लानिंग और कई सारे असफल अटेम्प्ट्स के बाद इसे अंजाम दिया गया था। यानी प्रणय की हत्या की कोशिश पहले भी की गई। अब इस दौरान अमृता का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। 2019 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और हैदराबाद में अपने बेटे के साथ रहने लगी।
उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वह अपने बेटे को डर के माहौल में नहीं बल्कि न्याय की उम्मीद के साथ बड़ा करना चाहती है। केस की हर सुनवाई के दौरान वह अदालत में मौजूद रहती थी। उनकी तस्वीरें सामने आती रहीं। एक महिला जिसने कुछ महीनों में पति और पिता दोनों को खो दिया था, लेकिन कोर्ट में हर तारीख पर मौजूद रहती थी। इसी बीच नवंबर 2020 में इस केस से जुड़ा एक और विवाद सामने आया, जब फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने इस घटना पर आधारित फिल्म मर्डर बनाने का ऐलान किया। अमृता ने अदालत में याचिका दायर कर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की और यह कहते हुए मांग की, ये मेरी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडी है और इसे कॉमर्शियल फिल्म में बदलना बिल्कुल गलत है। बात भी सही थी। नलगोंडा की अदालत ने शुरुआत में फिल्म के प्रचार पर रोक जरूर लगाई, लेकिन बाद में तेलंगाना हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ फिल्म रिलीज की अनुमति दे दी, जिसमें वास्तविक नाम और घटनाओं का सीधा उल्लेख न करने का निर्देश भी शामिल था। इन सब घटनाओं के बीच केस का ट्रायल चलता रहा। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि हत्या का मकसद परिवार की कथित इज्जत था और साजिश के हर चरण को सबूतों के जरिए साबित किया गया है। बचाव पक्ष ने कई गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, लेकिन वीडियो फुटेज और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड अदालत में सबसे निर्णायक साबित हुए। अब सुनवाई कई वर्षों तक चलती रही, पर आखिरकार 2025 में ये केस अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। 19 मई 2025 नलगोंडा। इसी दिन अदालत में अंतिम बहस पूरी होती है और लगभग 7 साल तक चली सुनवाई के बाद मामला अब फैसले के चरण में पहुंच चुका था। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि योजनाबद्ध ऑनर किलिंग है, जिसमें आर्थिक लेन देन, रेकी, कॉन्ट्रैक्ट किलर और पूरी साजिश के ठोस सबूत मौजूद हैं। बचाव पक्ष ने दलील दी कि कुछ आरोपियों की भूमिका सीमित थी और उन्हें साजिश का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन अदालत ने कहा कि उपलब्ध डिजिटल और प्रत्यक्ष सबूतों के मुताबिक सभी आरोपियों की भूमिका है। और 30 मई 2025 को SC/ST सेकेंड एडिशनल सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य हमलावर सुभाष शर्मा को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और बाकी 6 आरोपियों मोहम्मद असगर अली, मोहम्मद अब्दुल बारी, अब्दुल करीम, श्रवण कुमार, सुमंद्रला शिवा और मोहम्मद निजाम को उम्र कैद की सजा दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज के लिए अत्यंत क्रूर और भयावह है तथा इसे कठोर दंड से ही रोका जा सकता है। फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर माहौल अलग था। प्रणय के पिता ने मीडिया से कहा कि हमें उम्मीद है कि यह फैसला समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ एक संदेश देगा। वहीं अमृता ने सोशल मीडिया पर लिखा, To all well-wishers, the wait is over and the justice has been served. उन्होंने आगे कहा कि वह अपने बेटे को मीडिया के दबाव से दूर रखना चाहती हैं और लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की। फैसले के साथ ही इस केस की लंबी कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, लेकिन घटनाओं की यादें आज भी लोगों के मन में ताज़ा थीं। 14 सितंबर 2018 को दिन दहाड़े हुई हत्या की CCTV फुटेज देश भर में वायरल हुई थी और उसी ने इस केस को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बाद में बताया कि अगर वह फुटेज सामने नहीं आती तो जांच को उस दिशा में ले जाना आसान नहीं होता। फुटेज ने हमलावर की पहचान, उसके भागने का रास्ता और हमले की टाइमलाइन तीनों को स्पष्ट कर दिया था। केस के दौरान अदालत में पेश किए गए डॉक्यूमेंट से यह भी सामने आया कि हत्या की साजिश जून 2018 में ही बन चुकी थी और जुलाई 2018 में पहली भुगतान राशि भी दी गई थी। इसके बाद कई असफल प्रयास होते हैं और अंततः 14 सितंबर 2018 को हमला सफल हो गया। फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी बयान जारी किया कि कानून ने अपना काम किया है और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तीनों ने मिलकर मजबूत चार्जशीट तैयार करने में बहुत मदद की। अब आज घटना के कई साल बाद भी मिर्याला गुडा का वो अस्पताल, वो सड़क इस केस की यादें दिलाते हैं।
वही जगह जहां 14 सितंबर 2018 को कुछ ही सेकंड्स में एक परिवार की जिंदगी बदल गई थी। अमृता अब अपने बेटे के साथ हैदराबाद में रहती है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, जहां वो अक्सर अपने बेटे के साथ फोटोज़ और वीडियोस शेयर करती है। लेकिन हर साल सितंबर का महीना आते ही ये केस फिर से चर्चा में आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश में ऑनर किलिंग पर बहस को तेज़ कर दिया था। फैसले के बाद भी यह मामला कानूनी रूप से भले समाप्ति की ओर बढ़ गया हो, लेकिन सामाजिक और सार्वजनिक स्तर पर इसकी गूंज लगातार बनी रही। 2025 के फैसले के बाद कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय समूहों ने यह कहा कि ये फैसला केवल एक परिवार को न्याय मिलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन मामलों के लिए भी मिसाल है जहां इंटरकास्ट मैरिज के कारण हिंसा होती है। प्रणय के परिवार ने अदालत के फैसले के बाद उनके कब्रिस्तान जाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि इतने सालों के इंतजार के बाद न्याय मिला है। आज वो बेटा 7 साल का हो चुका है और पिता की मौत को भी लगभग इतना ही वक्त हो गया है। अमृता के लिए तो ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी। एक तरफ वो पति को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन जिनसे लड़ रही थी वो उसके अपने थे। वो अपनों के ही खिलाफ थी, पिता, भाई, रिश्तेदार। ये केस आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ये वो प्रेम कहानी है जिसमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं। जीत कर भी अमृता हार गई थी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपके लिए इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम है अंकित, कैमरे के पीछे हैं अहमद और फरहान, और आप देख रहे हैं जिस्ट। धन्यवाद।